प्यारे बच्चों, आज हम लोग अगला लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है गति। गति आज हम लोग गति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो ये जाने कि गति क्या है। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु गतिशील है, गतिमान है। स्थिति समय के साथ उसकी बदल रही है तो हम कहते हैं वस्तु गतिमान है। गति जो है सापेक्षित होती है। वस्तु एक ही समय में गतिमान भी हो सकती है और विराम अवस्था में भी हो सकती है। विराम अवस्था का मतलब क्या हुआ कि जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो। अभी जैसे ये चाक है, यहाँ पर है, 1 घंटे बाद देखें तो फिर अभी चाक यहीं पर है। इसका मतलब कि समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये चाक विराम अवस्था में। और वह ये चाक यहाँ पर है, 1 घंटे बाद देखें तो चाक यहाँ आ गया, तो समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। इस स्थिति से यहाँ पर आ गया, इस स्थिति में आ गया, तो हम कहेंगे कि चाक गतिमान है। अब गति जो होती है सापेक्षिक होती है। एक ही समय में वस्तु गतिशील भी हो सकती है और विराम अवस्था में भी हो सकती है। यह निर्भर करता है कि हम किसके सापेक्ष वस्तु को देख रहे हैं, किस वस्तु के सापेक्ष हम देख रहे हैं। जैसे ध्यान दीजिए कि गाड़ी में बैठा यात्री सड़क के किनारे खंभे के सापेक्ष देखा जाए या किसी सड़क के किनारे खड़े किसी व्यक्ति के सापेक्ष देखा जाए तो वह गतिशील है, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा। लेकिन उसी गाड़ी में बैठे किसी दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष देखा जाए तो समय के साथ दोनों व्यक्तियों के बीच में की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति के सापेक्ष वह वस्तु या वह व्यक्ति विराम अवस्था में है, जबकि सड़क के किनारे खड़े खंभे के सापेक्ष वह गतिशील अवस्था में। तो यह है गति। गति जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं गति। यह कहते हैं कि वस्तु गतिशील है। अब हम लोग आते हैं अदिश राशि पर। राशियों को हम लोगों ने पढ़ा, पहले लेसन में पढ़ा मापन में ही, तो वहां पे राशियों को 2 भागों में बांटा। वहां पे 2 भागों में बांटा था, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। यहाँ पर दिशा के आधार पर राशियों को भी 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक है अदिश राशि और दूसरा है सदिश राशि। यहाँ दिशा के आधार पर राशियों को बांटा गया है और वहाँ पे मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो अदिश राशि क्या है? जिस राशि को व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिमाण की, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। उसको हम कहते हैं अदिश राशि। जिस राशि को व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए, उसको हम कहेंगे अदिश राशि। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान अदिश राशि। द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए हमको दिशा की जरूरत नहीं होती। हम ये नहीं कहते हैं कि इस वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम
उत्तर है या पूरब है या पश्चिम है। केवल हम कहते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, यानी 5 किलोग्राम परिमाण को बता रहे हैं, उसकी दिशा को नहीं बता रहे हैं। तो जिस राशि को व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम कहते हैं अदिश राशि। जैसे है द्रव्यमान, समय, ताप, ये सब अदिश राशि है। अब आता है सदिश राशि। सदिश राशि क्या है? सदिश राशि जिस राशि को व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसको हम कहते हैं सदिश राशि। जैसे बल है, बल सदिश राशि। बल क्या है? सदिश राशि। बल को व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे हम कहें कि इस दरवाजे को खोलने के लिए 5 न्यूटन का बल लगाइए। इस दरवाजे को खोलने के लिए 5 न्यूटन का बल लगाइए, तो ये कथन हमारा अधूरा है। हमने दिशा को नहीं बताया, बल को बताया, बल के परिमाण को बताया कि 5 न्यूटन बल लगाना है, लेकिन दिशा को नहीं बताया कि बल अंदर की ओर लगाना है कि बाहर की ओर लगाना है। इसलिए यह कथन हमारा अधूरा हो जाता है। यानी बल क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन भी सदिश राशि है। तो विस्थापन है, बल है, वेग है, त्वरण है, आवेग है, संवेग है, ये सब सदिश राशि है। यानी अदिश राशि और सदिश राशि आप समझ गए होंगे। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसको हम कहते हैं अदिश राशि। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसको हम कहते हैं सदिश राशि। जैसे बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, ये सब क्या है? सदिश राशि। अब है दूरी। दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से वस्तु चली, 5 किलोमीटर इधर गई, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर इधर गई, 3 किलोमीटर इधर गई, तो उसने टोटल कितना पथ तय किया? 5 इधर, 4 इधर और 3 इधर। 5, 4, 9, 3, 12 किलोमीटर। पथ की लंबाई हो गई 12 किलोमीटर। तो चली गई दूरी कितनी हो गई? 12 किलोमीटर। किसी वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन क्या होता है? एक निश्चित दिशा में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु
के बीच की दूरी। अब यहीं पे ले लें तो वस्तु गति यहाँ से प्रारंभ किया है, यहाँ गया और ऐसे आया, ये अंतिम बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी यह क्या कहलाएगी? विस्थापन। यह है विस्थापन। और दूरी क्या है? 5, 4 और 3। ये पूरा मार्ग, जिस मार्ग से वो चला है, ये पूरा मार्ग दूरी कहलाएगा, जबकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहेंगे। तो यह है दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन में कुछ अंतर है, जैसे दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को, एक निश्चित दिशा में प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी क्या है? दूरी सदैव धनात्मक होती है और विस्थापन क्या है? धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य भी हो सकता है। तो आज इतना ही, इसके आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।